तो हम लोगों ने क्रेप्टोजोइक महाकल्प पे बात कर लिया था, है ना। हो गई थी ना क्रेप्टोजोइक के बाद। क्रेप्टोजोइक में कितने कल्प हैं? दो कल्प। पहला प्रोटेरोजोइक और दूसरा आर्केजोइक। प्रोटेरोजोइक में क्या क्या क्रियाएं हुई हैं? महासागर बना। और आर्केजोइक में, आर्केजोइक जो आर्केजोइक में कितने युग हैं? कौन कौन से? आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन। और आर्केजोइक को क्या कहते हैं? एक शब्द बताए थे ना, किसका जीवन काल कहते हैं? जीवन का उषा काल है ना, है ना। और जो एक आंकड़ा था कि 150 से 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक क्या हुआ था? महासागर बने थे। उसकी अवधि है आर्केजोइक थी। चलिए बताइए इसमें कि शिष्ट कौन सी चट्टान है? ठीक है, हाँ वही है। और ग्रेबो अवसादी किसी चट्टान का नाम जानते हैं? होमवर्क लिखिए, अवसादी चट्टानों का नाम पता करके आना। कल बोले थे ना लिस्ट देख लीजिएगा, आप लोग लिस्ट देखे ही नहीं। लिस्ट बोले थे चट्टानों की, कायांतरित, आग्नेय, रूपांतरित और वो अवसादी। इसके बाद अगला हेडिंग डालिए, क्राइटोस महाकल्प। तेजी से लिखिएगा जब दिखाएंगे आपको पहले क्राइटोस महाकल्प। महाकल्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए, तो क्राइटोस महाकल्प में दो कल्प हैं, है ना। अर्ली पैलियोजोइक और लेटर पैलियोजोइक, है ना। अर्ली पैलियोजोइक में 3 युग हैं। कौन कौन से? कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिलूरियन। ठीक। फिर लेटर पैलियोजोइक में 3 युग हैं, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक है, तो इसमें लिखिए, साथ साथ समझाते जाएंगे। यह महाकल्प तेजी से लिखिएगा। यह महाकल्प क्राइटोजोइक, जो पहले वाला महाकल्प था, क्राइटोजोइक, यह महाकल्प क्राइटोजोइक महाकल्प से कम समय का है। आप देखें जैसे जैसे आप महाकल्प में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, है ना, तो क्या होता जाएगा? समय काल घटता जाता है। तो देखिए, यह महाकल्प क्राइटोजोइक महाकल्प से कम समय का है। इसका संभावित काल लगभग 35 इसका संभावित काल लगभग 35 करोड़ वर्ष का है। 35 करोड़ वर्ष का है। इसे पुराजीवी कल्प मतलब पैलियोजोइक एरा, पुराजीवी कल्प, पैलियोजोइक एरा, पुराजीवी कल्प, पैलियोजोइक एरा कहते हैं। इसे 2 उपभागों में बांटा गया है। 2 उपभागों में बांटा गया है। आपने चार्ट बनाया था, है ना। पूर्व पुराजीवी या अर्ली पैलियोजोइक, और दूसरा है
विभाजित किया गया है, उसके नीचे एरो बनाइए एक ऐसा, और एक इधर लिख लीजिए, एक इधर लिख लीजिए। लिखिए। अब आपने यहां पे लिखा होगा अर्ली, ऐसा ना, यहाँ पे लेटर। अब इसके नीचे लिख लीजिए, ये कौन से है, ये कल्प है ना। अब इसके नीचे एक एरो लगाइएगा, विभाजन किए ऐसे दो विभागों में विभाजित किया गया, तो उसके नीचे इस तरह से एरो बाहर निकाल लिए, अर्ली और लेटर। और अर्ली पैलियोजोइक के नीचे लिखिए जो नाम है, 3 युगों के नाम लिखना है। लिखिए सब लोग। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन। इधर क्या रहेगा, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। निफेरस, पर्मियन। ठीक। अब पहला हेडिंग डालिए, पूर्व पुराजीवी। पूर्व पुराजीवी, हाँ, पूर्व पुराजीवी या अर्ली पैलियोजोइक हेडिंग रहेगी आपकी, है ना। पहला नंबर डालिए, हेडिंग डालिए अर्ली पैलियोजोइक पूर्व पुराजीवी। क्या हुआ जी, तुम क्यों नहीं लिख रही हो? लिख लिए, इसमें लिखिए पहले। इसमें कैम्ब्रियन युग की आयु, पहली वाली हेडिंग आपको उसमें लिखिए, इसमें कैम्ब्रियन युग की आयु 8 वर्ष, 8 करोड़ वर्ष। कैम्ब्रियन युग की आयु 8 करोड़ वर्ष। ओर्डोविशियन की आयु 8 करोड़ वर्ष तथा सिलूरियन की आयु 4 करोड़ वर्ष है। कैम्ब्रियन की आयु 8 वर्ष, ओर्डोविशियन की आयु भी 8 वर्ष, 8 करोड़ वर्ष सॉरी, और सिलूरियन की आयु 4 करोड़ वर्ष। टोटल कितना हो गया, 20 करोड़ वर्ष, ऐसा ना। मतलब 20 करोड़ वर्ष इतना समय काल है अर्ली पैलियोजोइक का, है ना। फिर लिखिए उसमें आगे, इस क्या हो, इस समय देखो, इस समय प्रारंभ में सागर में, इस समय प्रारंभ में सागर में तथा बाद में भूतल पर, भूतल मतलब पृथ्वी सतह पर, है ना। सागर मतलब जल में और स्थल में। तो इस समय प्रारंभ में सागर में तथा बाद में भूस्थल पर बिना रीढ़ की हड्डी वाले, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का तथा अनेक प्रकार की बिना पत्तों वाली वनस्पतियों का, तथा अनेक प्रकार की बिना पत्तों वाली वनस्पतियों का विकास हुआ। क्लोरोफिल के निर्माण होने, क्लोरोफिल के निर्माण होने से, क्लोरोफिल के निर्माण होने तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने से, क्लोरोफिल के निर्माण होने तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने से
ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा, जिससे वनस्पति एवं जीवों में सागर तथा धरातल में विविधता आती गई। साथ ही अवसादों के भारी मात्रा में जमाव होने से, अवसाद को कहते हैं इंग्लिश में सेडिमेंट, साथ ही अवसादों के भारी मात्रा में जमाव होने से अवसादों के भारी मात्रा में जमाव होने से अवसादी सैलों जैसे चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर आदि का जमाव हुआ। जमाव मतलब निक्षेपण होना, आदि का जमाव हुआ। रीढ़ की हड्डी वाले जीव पहले सागर में विकसित हुए, बाद में भूमि पर इनका विकास हुआ। तो ये पूर्व पैलेओजोइक है। इसमें क्या बातें मुख्य हो रही हैं? पहला तो जीवन का विकास हो रहा है यहाँ पे, है ना। और सबसे पहले जो जीवन का विकास हो रहा है वो बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव हो रहे हैं। हम लोग रीढ़ की हड्डी वाले हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड है हम लोगों के पास, तभी खड़े हो पा रहे हैं, है ना। जो रीढ़ की हड्डी नहीं होगी वो खड़े नहीं हो पाएंगे आसानी से, है ना, वो सरक के चलते हैं। तो जो पहले जीवन का जो विकास हुआ वो सागर में हुआ। और कैसा विकास हुआ? बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव और बिना पत्ते वाली वनस्पतियां। फिर उसके बाद धरातल पे, है ना। और वो कैसे? बिना रीढ़ की हड्डी वाले ही और कुछ बिना पत्तों की वनस्पतियां। फिर क्या हुआ? जब ये क्रिया होने लगी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भाई वनस्पतियां आएंगी तो वनस्पतियों में विकास होते उनका स्वयं का भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की मात्रा क्या हुई? उनके पास विकसित होने लगी, या धीरे धीरे वो समय के साथ विकास हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पौधे हरे भरे हो गए हैं अचानक से। वो विकास का क्रम है। जैसे हम लोग अचानक से जिस तरह से आज दिख रहे हैं वैसे नहीं दिखते हैं। अगर मानव का विकास आप देखेंगे तो आपको आदि मानव, ये सब जो कहते हैं ना कि बंदरों का हम पूर्वज हैं, तो उसका टाइप देखेंगे, है ना, वो देखेंगे अगर होगा हमारे सिलेबस में। तो फिर क्या हुआ? जब क्लोरोफिल बढ़ने लगा पौधों में, तो आपको पता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में करते हैं। तो जब सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसमें क्या होगा? पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से ग्रहण करते हैं, है ना, और जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जल लेंगे, है ना, और सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेंगे और उससे क्या निर्माण करेंगे? अपना भोजन बनाएंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है ना। और क्या होता है? साथ में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन, है ना। तो जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और पृथ्वी पर पहले हरे भरे पौधे नहीं हैं, जैसे जैसे हरे हरे पौधे बढ़ेंगे वैसे वैसे पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? बढ़ता जाएगा, है ना। इसीलिए ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता गया।
जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता गया तो जो जीव हैं उनको पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध होने लगी, पौधों को भी और जीवों को भी। अब जो पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करेगा ना, उसका जो मानसिक स्थिति है और शारीरिक स्थिति है बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपका दिमाग जो है उतना अच्छा काम नहीं करेगा, आपको नींद लगेगा। इसीलिए वेंटिलेशन बनाए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पूरे हॉल में वेंटिलेशन, खिड़कियां लगाई गई। अगर आप बंद कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पक्का नींद आती होगी, इसलिए खुले मतलब खिड़की उड़की जहाँ रहे उसके पास बैठिए, इससे हवा जो है ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहे। साथ में 2-4 पौधे रखे रहिए जो कमरे के अंदर परेशान वो ना हो। जैसे ये सब पौधे जो रखे हुए हैं ये अंधेरे वाले पौधे हैं, ये क्या करते हैं जो अनावश्यक गैसें हैं उनको क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म एक शब्द होता है ना, उसका हिंदी क्या होता है मेटाबॉलिज्म का? उपापचय, है ना। उपापचय जो क्रिया है उसमें क्या करता है, हम लोग एनर्जी को अपने बर्न करते हैं। एनर्जी जो हम लोग स्टोर करके रखे हैं, वसा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं भोजन, तो उपापचय क्रिया द्वारा ही ऊर्जा में परिवर्तित होती है ना। जैसे आप लकड़ी को जलाते हो तो उससे ताप निकलता है, वो ऊर्जा है। ऐसे ही हम लोग जो भोजन करते हैं उसको हमारे आमाशय में जाके वो क्या होता है ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, पाचन होता है, उसको उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन का लेवल पर्याप्त होता है तो उपापचयी क्रिया बढ़िया होती है, दिमाग अच्छा काम करेगा, तो इससे आपका विकास और अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही तब हुआ था, जनसंख्या या विविधता बढ़ती गई जीवों की, पौधों की, है ना, तो इससे विविधता बढ़ती गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बिना रीढ़ के थे अब उनको खड़े होने की जरूरत महसूस हुई होगी, तो प्रयास करते करते करोड़ों सालों में ये क्रम हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। उनमें रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे क्या हुई विकसित हुई है, ठीक है। जैसे पहले कहते हैं ना बंदर क्या है 4 पैर से आज भी चलते हैं, तो हम लोग के भी जो आज के बंदर है एग्जैक्टली वो हमारे पूर्वज नहीं है, वो बंदर का भी डिवीजन है कई तरह का, है ना। तो वो भी पहले 4 पैरों पर चलते थे, है ना, फिर धीरे धीरे वो खड़े हो गए, तब ना सीधे खड़े हो रहे हैं हम। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है, जानवरों की रीढ़ की हड्डी क्या होती है कर्व टाइप की होती है ना, इसलिए वो नहीं खड़े हो पाते। अगला लिखिए दूसरा है टीके वाला रहेगा उत्तर पैलेओज़ोई या लेटर पैलेओज़ोई। इसमें डिवोनियन एवं कार्बोनिफेरस की आयु क्रमशः, इसमें डिवोनियन यहाँ लिखा हुआ है, डिवोनियन तथा कार्बोनिफेरस की आयु क्रमशः 4, 4 और 5 करोड़ वर्ष क्रमशः जब लिखते हैं 4 और 5 करोड़ वर्ष। क्रमशः का मतलब क्या है, पहले आपने डिवोनियन लिखा है तो डिवोनियन के लिए 4 करोड़, कार्बोनिफेरस लिखा है उसके लिए 5 करोड़। क्रमशः में जिस क्रम में पहले लिखते हैं उसी क्रम में जो आगे की बात हो वही उसके लिए मानी जाएगी, है ना। तो इसमें डिवोनियन और कार्बोनिफेरस का समय क्रमशः 4 और 5 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। यह दोनों युग, ये युग है ना डिवोनियन कार्बोनिफेरस पर्मियन, 3 युग है, अभी 2 के बारे में बात करें। ये दोनों युग धरातल निर्माण, वनस्पति एवं जैव विकास की दृष्टि से, ये दोनों युग धरातल निर्माण, वनस्पति एवं जैव विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैव विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिलूरियन एवं डिवोनियन युग में, सिलूरियन एवं डिवोनियन युग में कैलेडोनियन युग के पर्वतों का निर्माण हुआ। सिलूरियन एवं डिवोनियन युग में कैलेडोनियन
कैलिडोनियन युग के पर्वतों का निर्माण हुआ। इसे प्रथम पर्वतीय हलचल, इसे प्रथम पर्वतीय हलचल कहते हैं। प्रथम पर्वतीय हलचल भी कहते हैं। डिवोनियन युग में महासागर में बड़ी एवं छोटी मछलियों का विकास हुआ। डिवोनियन युग में महासागर में बड़ी एवं छोटी मछलियों का विकास हुआ। इसी समय स्थल जलचारी स्थल में भी चले और जलचारी स्थल जलचारी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्फीबियन। जैसे मेढक। इसी समय स्थल जलचारी ब्रैकेट में एम्फीबियन लिख लीजिए, जीवों का विकास हुआ। साथ ही सांप और मगर जैसे जीव बने। सांप और मगर जैसे जीव बने। और उस समय में डिवोनियन, सांप और मगर जैसे जीव बने। तो सांप जो है ना, हमसे पहले के हैं, है ना। सांप, मछली, मगर, हम लोग कहते हैं कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे एक सर कहते थे कि हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग सबसे ज़्यादा होशियार हैं। कहते हैं, सभी कहते हैं कि मानव होशियार है। ये कोई जानवर नहीं कहता है। शेर कभी कहा है किसी को, अरे यार तुम तो बहुत होशियार हो, तुम मानव हो? हम खुद ही से खुद को कहते रहते हैं, हाँ हम बहुत अच्छे हैं, है ना। और उसी के चक्कर में हम बेड़ा गर्क करते थे, सब नष्ट करते जा रहे हैं, है ना। तो जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस होने लगता है कि हमारे अंदर जो अच्छाई है बहुत अच्छी बात है, हम अपनी कमियों को थोड़ा भूलते जाते हैं और उसमें लापरवाह हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए, उसमें लापरवाही आ जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे मैच देखते होंगे, 2-4 चौका लगा दिया बैट्समैन, अब उसको लगता है कि अब मैं जो भी गेंद आएगी चौका ही मारूंगा, अब वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। लेकिन जो आप अच्छे प्लेयर होते होंगे, देखते होंगे, कोई 1-2 चौके मारने के बाद वो सिंगल डबल लेकर खेलते हैं। नहीं क्या बाहर के अंदर छक्का ही मारना है, चौका ही मारना है, कैच उठ जाए, आउट हो जाए, फिर कहते हैं देखा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, इसलिए आउट हो गया। तो ऐसा लापरवाही हो जाती है ओवर कॉन्फिडेंस। तो बात शुरू हुई थी जानवरों से और ख़त्म हुई ओवर कॉन्फिडेंस में, ऐसा ही समझ आता है। देखिए, कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ। तो कोयले का लिखना नहीं है, समझ लीजिए कोयले का निर्माण कैसे हुआ होगा। कोयला कैसी चट्टान आपको लग रही है? कोयला जो चट्टानें होती हैं वो कौन सी होगी? आग्नेय होगी, अवसादी होगी, रूपांतरित होगी। अवसादी, सब लोग अवसादी कह रहे हैं। अवसादी जिन लोग कह रहे हैं वो क्यों होगी अवसादी, ये हमको बताएं। जो कायांतरित कह रहे हैं वो बताएं कायांतरित क्यों होगी। दोस्तों दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत। कोयले का निर्माण जानते हैं कैसे हुआ है? देखिए, आपको पता है, बता रहे हैं अभी कि जीवों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है ना। इसी समय पे हम आपको बताए थे कि
महाद्वीप हैं वो भी क्या है धीरे धीरे बन रहे हैं, है ना, उनका विकास हो रहा है, टूट रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ज्वालामुखी क्रिया भी हो रही है बीच में, तो अंदर का मैग्मा भी बाहर आ रहा है पिघला हुआ, तो बहुत सारी हलचलें हो रही हैं, जैसे पर्वत बन रहे हैं, अभी देख रहे हैं कैलेडोनियन पर्वत, आपका होमवर्क है उसके बारे में पढ़ के आना है, कल हम चर्चा करेंगे उस पर, है ना, कैलेडोनियन युग का पर्वत है ना, कौन कौन से हैं कैसे हैं उसके बारे में पढ़ के आना, कैलेडोनियन ही लिखना है ना उसको, अब शादी तो पहले लिखा है, अभी फिर से बोल रहे हैं, अरे अभी लिखे हैं ना कि इस समय पे कैलेडोनियन युग में पर्वत का निर्माण हुआ जिसे प्रथम पर्वतीय हलचल कहते हैं। तो इस समय पे पृथ्वी पे बहुत हलचल टाइप की चीजें चल रही हैं, तो जो जीव हैं और क्या है वनस्पतियां हैं, ये क्या हुई कि उसी हलचल में पृथ्वी के नीचे क्या हुई दबती गई, है ना, जब ये दबती गई अब करोड़ों साल बीते, तो जब दबी तो वो समाप्त होंगी, डिग्रेड होंगी चीजें, है ना, नष्ट होंगी, जब पृथ्वी के भीतर गहराई में जाती गई तो तापमान और दबाव बढ़ता गया, है ना, तापमान और दबाव बढ़ने से कौन सी चट्टान बनती है, रूपांतरित चट्टान, है ना, तो कोयला है कायांतरित, लेकिन वो अवसादी पहले बना फिर कायांतरित हुआ होगा, डायरेक्ट कायांतरित थोड़ी नहीं चट्टान हो जाएगी, कायांतरित चट्टानें कैसे बनती है, या तो आग्नेय बदलेगी या तो अवसादी बदलेगी, तो पहले अवसादी बनी फिर उसी में तापमान और दबाव के कारण वो कैसी बदल गई कायांतरित हो गई, है ना, तो कोयला जो आप देखते हैं वो कायांतरित चट्टान है, वो कब बना था कार्बोनिफेरस युग में ही बना, है ना, तो एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोयले का निर्माण किस युग में हुआ, 4 युग दिए रहेंगे, कार्बोनिफेरस में होगा। ठीक, ये लिखा नहीं रहे, समझा दिए हैं, आगे लिखिए। पैंजिया महाद्वीप भी पर्वत निर्माण की घटना के पश्चात, पैंजिया महाद्वीप भी पर्वत निर्माण की घटना के पश्चात पर्वत निर्माण की घटना के पश्चात कई उपविभागों में विभाजित हुआ। हम आपको एक दिन समझाए थे ये बात, जैसे ये है पैंजिया, इसके चारों क्या है महासागर, ये एक महाद्वीप है, आप जो महाद्वीप देख रहे हैं वो पहले इसी अवस्था में थे, और ये एक है महासागर, इसका नाम जैसे चित्र बना लीजिए आप लोग, ये है पैंजिया, इसका क्या नाम है पैंथालसा। अभी यहाँ डिटेल नहीं पढ़ ली आपने, मैं डिटेल में क्या हुआ, जैसे इस साल में आप तो बता रहे हैं इस समय क्या हुआ, पैंजिया क्या हुआ 2 भागों में विभाजित हुआ, एकदम बीचों बीच, है ना, उत्तर का जो भाग था उसको क्या कहते हैं अंगारा लैंड, दक्षिण के भाग को क्या कहते हैं गोंडवाना लैंड। एक्चुअल में जो इमेज बनानी चाहिए वो पहले पूरा बनाना चाहिए, फिर अगले इमेज में इसको विभाजित करना चाहिए, फिर अगले में, ये हम लोग आगे करेंगे, अभी यहाँ पे केवल समझने की बात है, तो इतना बना लिए ना। अब क्या हुआ कि यहाँ विस्थापन होने लगा, ये भाग इस तरफ की ओर जा रहा है, ये इस तरफ की ओर जा रहा है, यहाँ पे ये बीच का महासागर का पानी यहाँ प्रवेश कर रहा है, इससे यहाँ से क्या हो गया 33
इसी समय पे हो रही है ना, इसी डिगोनियन कार्बोनिफेरस के समय हो रही है। ठीक है, लिखिए इसमें, आपको ये पता होनी चाहिए बात कि कार्बोनिफेरस का जब समाप्ति होने लगा है ना, तभी क्या आया था, हिमयुग आया था। हिमयुग का मतलब यह है कि पृथ्वी का तापमान इतना कम हो गया कि पूरे पृथ्वी पर लगभग क्या हुई, बर्फ जम गई, और उसी बर्फ के नीचे भी बहुत सारी जीव और पेड़ पौधे दबे, जो कि इसमें बदले कोयले में। तो जो हिमयुग आया है ना पृथ्वी पे, वो केवल विषुवत रेखा को छोड़ करके, इसके पास के कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे पृथ्वी पर आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र का तापमान बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ बर्फ नहीं जमती। लिख लीजिए इसमें, 2 लाइन में खुल जाइए, लिखिए इसमें, इस युग के उत्तरार्ध में, इस युग के उत्तरार्ध में पृथ्वी पर महत्वपूर्ण हिमयुग आया। इस युग के उत्तरार्ध में पृथ्वी पर महत्वपूर्ण हिमयुग आया, जो कि पर्मियन युग तक रहा। पर्मियन युग ब्रैकेट में लिख लीजिए 3 करोड़ वर्ष, जो कि पर्मियन युग ब्रैकेट में 3 करोड़ वर्ष तक रहा। हिमयुग का कारण, हिमयुग का कारण निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट, निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट एवं अन्य कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर जैसी गैसों का, अन्य कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर जैसी गैसों का वायुमंडल में विस्तार होने से, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर जैसी गैसों का वायुमंडल में विस्तार होने से तापमान में कमी आ जाना, तापमान में कमी आ जाना भी माना जाता है। तापमान में कमी आ जाना भी माना जाता है। पर्मियन युग में, पर्मियन युग में लिखिए, पर्मियन युग में हर्सिलियन या अल्पाइन पर्वतों का, पर्मियन युग में हर्सिलियन या अल्पाइन, हर्सिलियन या अल्पाइन पर्वत का निर्माण विकसित हुआ, पर्वत का निर्माण विकसित हुआ, जिससे नवीन पर्वतों की रचना हुई, जिससे नवीन पर्वतों की रचना हुई। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, इसके बाद जो एक महाकाल बचा है फेनेरोज़ोइक, उस पर कल बात करेंगे।